हेलो फ्रेंड्स, आपका रजत क्लासेस में स्वागत है। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और उसके की फीचर्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का दो मीनिंग है, एक नाउन की फॉर्म में, एक वर्ब की फॉर्म में। नाउन की फॉर्म का मतलब होता है टू क्रिएशन, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो हमने उसका क्रिएशन किया है। वहीं वर्ब की फॉर्म में देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है टू क्रिएट समथिंग। यदि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर रहे हैं या कुछ भी बदलाव कर रहे हैं तो हम उसको कुछ उसमें बना रहे हैं, तो ये हो गया वर्ब की फॉर्म में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना हुआ है ये हो गया नाउन की फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करें दुनिया में कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है वो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, जो लिखा हुआ हो कहीं पे, उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये कहीं पे भी लिखा नहीं होता, ये इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। जो यूनाइटेड किंगडम है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। सेकंड नंबर पे आता है इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की वजह से, और वहीं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कि आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक टाइम में फ्रेम करना पड़ता है, उसको इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किसी पर्टिकुलर टाइम में बना नहीं है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वो बना है एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की वजह से। वहीं हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको हमने बनाया है और इसको 26 जनवरी 1950 में हमने इसको लागू किया है। वहीं बात करें रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार बना देने के बाद उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव कर सकते हैं। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है एंड पार्टली फ्लेक्सिबल भी है। बात करें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट के पास इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल पावर्स होती हैं। दोनों एक दूसरे में किसी भी तरीके से ऊपर या नीचे नहीं होता है। जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ के सिटीजन्स को डुअल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, एक मिलती है स्टेट के थ्रू और दूसरी मिलती है सेंटर के थ्रू। वहीं हम बात करें यूनिटरी की, तो इसमें जो सेंटर होता है वो एक सुप्रीम बॉडी होती है और जो स्टेट होते हैं वो इसके नीचे सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्विट्जरलैंड एंड श्रीलंका। इन दोनों में ही सेंटर डोमिनेंट होता है, स्टेट उसके नीचे काम करता है। बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, या फिर कुछ लोग इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फेडरल जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ जगह स्टेट की तरह, स्टेट उसमें डोमिनेंट रहता है, कुछ जगह सेंटर डोमिनेंट रहता है। तो स्टेट के पास भी कुछ पावर्स दी हुई हैं और सेंटर के पास भी पावर दी गई है। तो इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है। अब बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला फेज है वो 1600 टू 1765 तक था। इसमें जो पहला एक्ट बना था 1600 में, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो गवर्नर एंड द कंपनी, यहाँ पे कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से है, तो इन दोनों ने अगर कुछ लॉ बनाया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये एक्चुअली ब्रिटेन में बना था लेकिन लागू हुआ था इंडिया में भी।
और उसके बाद जो सेकंड इसमें एक्ट आया था फर्स्ट फेज में ही, वो आया था 1726 में। उसमें गवर्नर तो था, लेकिन साथ में कंपनी की जगह काउंसिल ने ली थी। और अब इसमें ये हो गया था कि गवर्नर और काउंसिल जो भी लॉ बनाएंगे उसको फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी हमारे जो उस टाइम में जो कॉलोनीज थी वहां पे। देन आफ्टर सेकेंड फेज आया था। सेकेंड फेज में जो पहला लॉ बना था वो बना था 1773 में। 1773 में इन्होंने पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होता है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसमें जितने भी आपकी कंपनी की जो भी पावर्स थी, जो भी राइट्स थे, वो सारे यहाँ ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो सबसे पहले जो देखा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ कब बनी थी, तो वो बनी थी 1773 में। देन आफ्टर थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज में जो सबसे पहला जो एक्ट या जो बिल पास हुआ था वो हुआ था 1858 में। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने टेक ओवर किया था ब्रिटिश क्राउन के ऊपर। जो ब्रिटिश क्राउन था उसके ऊपर इसने टेक ओवर किया था और उसकी सारी पावर्स ली थी। साथ में यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट की गई थी जिसको वाइस रॉय कहते हैं। ये एक नई पोस्ट बनाई गई थी जो कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसका रिप्रेजेंटेटिव होता था, और इसके पास कुछ सर्टेन जो थी पावर्स थी वो दी गई थी इनको। तो जो वाइस रॉय जो अपॉइंट हुआ था सबसे पहले वो 1858 एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। उसके बाद जो दूसरा इसमें एक्ट आया था, उसके बाद फोर्थ फेज आया था, सॉरी, उसके बाद फोर्थ फेज आया था। फोर्थ फेज में जो पहला एक्ट आया था 1935 में। 1935 में इन्होंने दो बॉडीज बनाई थी, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड दूसरी जिन्होंने बनाई थी लेजिस्लेटिव असेंबली। बात करें काउंसिल ऑफ स्टेट की, तो काउंसिल ऑफ स्टेट में उस टाइम में टोटल 260 मेंबर्स होते थे। 260 मेंबर्स होते थे, जिनमें से 156 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया से आते थे, 6 नॉमिनेटेड होते थे वाइस रॉय के थ्रू, और जो रिमेनिंग 98 थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। वहीं हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसमें 375 टोटल सीट होती थी, जिनमें से 250 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से आते थे और 125 मेंबर्स थे वो इंडियन स्टेट से आते थे। उसके बाद इन्होंने 1947 में एक नया एक्ट पास किया गया था। उस टाइम तक हमारा जो देश था वो आज़ाद हो चुका था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि उस टाइम में दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें ये कहा गया था कि जब तक इन दोनों अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं तब तक इनको 1935 एक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जब ये दोनों अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो ये एक्ट है वो डिमोलिश हो जाएगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में अडॉप्ट किया गया था और 1950 में उसको कमेंस किया गया था, तो उस वजह से ये जो 1935 एक्ट था वो डिमोलिश हो गया था और हमारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया था। अब बात करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और वहीं जो इसका कमेंसमेंट था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू बना था, और इसके जो चेयरमैन थे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। वहीं हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बना था, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चेयरमैन था, वो पहला जो चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जो परमानेंट जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है याद करने वाली, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो तो थे डॉक्टर अंबेडकर, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कुछ एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान में रखने लायक चीज़ है ये। बात करें सोर्सेज की, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, और कुछ लोग कहते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अडॉप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड है ना ही अडॉप्टेड है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअली हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे हमने आइडियाज लिए हैं दूसरी कंट्रीज से, ना कि हमने इनको अडॉप्ट किया है दूसरों से। अब देखा जाए तो फंडामेंटल राइट हमने यूएस से लिया है, लेकिन जो यूएसए का जो है फंडामेंटल राइट्स वो इंडिया से अलग है। तो सिंपल सी बात है, हमने फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो यूएस से लिया है, लेकिन उसको वैसा का वैसा अडॉप्ट नहीं किया है। बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड से लिया है। वहीं हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये हमने यूएसएसआर एंड जापान से लिया है। वहीं हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये हमने यूके से लिया है। बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये हमने लिए कनाडा से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने यूएस से ली है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो एक्चुअली हमने इनके आइडियाज लिए हैं, ना कि हमने इनको अडॉप्ट किया है वहां से। बात करें साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड में। और दूसरा है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म पे गवर्न करता है। तो इसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। अगर किसी को, कोई भी पार्टी को अगर कुछ भी बिल पास करना है तो इन दोनों जो सभाएं, जो होम्स हैं हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहां से इसको पास करना पड़ेगा, तभी वो बिल पास हो पाता है। दूसरा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है। यह आर्टिकल 368 में डिफाइन किया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर उनको फुलफिल कर दिया जाता है किसी पार्टी के थ्रू, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकता है वो। लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती हैं तो वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंड नहीं कर पाती है। बात करें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये तीनों चीजें हमने 3 अलग अलग कंट्रीज से ली हैं। लेकिन ये एक इसमें जो चीज है वो तीनों की तीनों चीजें हमें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बात करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो टोटली इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी ऑफिस या किसी भी कमिटी या किसी भी तरीके से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो टोटली इंडिपेंडेंटली दिए जाते हैं, और इसमें जो भी डिसीजन होते हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल एंड बैलेंस्ड होते हैं। बात करें सेकुलर स्टेट की, तो हमारा जो इंडियन स्टेट है, इंडियन कंट्री है, वो सेकुलर है। यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है, और एक धर्म दूसरे धर्म को इज्जत देता है, और जो सभी धर्मों में भाईचारा है। तो इस वजह से हमारा जो स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है, और ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बात करें माइनॉरिटीज़ की, तो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी अलग से एक प्रोविज़न दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। बात करें पंचायती राज की, तो ये भी एक अच्छा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिसमें गाँवों को भी ध्यान में रखा गया है, जिस वजह से इसको एक यूनिक फीचर जो है उसकी वजह से इसको यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इन द वर्ल्ड में। बात करें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब तक 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी लेंथियस्ट है और काफ़ी इम्प्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।